What's up everyone? Welcome back to the channel. अब हम करने वाले हैं हमारा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन फॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज, जो कि एक बहुत ही साधारण सिंपल सा चैप्टर है. इंडिया चाइना पाकिस्तान आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा. अगर नहीं करा तो उसको करो और इस चैप्टर को भी आज करके सोना है. एंड व्हेन यू से करके सोना है तो जस्ट मीन इट. कमेंट में लिख के जाना कि हाँ सर हो गए हमारे दोनों चैप्टर, तभी तो मजा आएगा. एग्जाम डेज है यार, जोश में रहो, खूब मेहनत करो. चलो लेट्स बिगिन. शुरू करते हैं फिर इस शानदार चैप्टर को. और चैप्टर शुरू किसके साथ हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट के साथ. एम्प्लॉयमेंट यार आप सब समझते हो, जब कोई भी ऐसा इंसान जब कुछ काम करना चाहता है और उसको काम मिल गया, सिंपली एम्प्लॉयड है. इसमें क्या बताऊं मैं आपको. एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच enables a person to earn means of living. It refers to an arrangement by which a person earns income. परफेक्ट है जी. अब हमारे पास आ रहा है इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्कर. ठीक है. अब वर्कर जब हम बात करते हैं तो वर्कर से लोग समझते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ लेबर की या फिजिकल एक्टिविटी वाले की ही बात कर रहे हैं. ऐसा नहीं है. हर इंसान जो अपनी जीवन जीने के लिए पैसा कमा रहा है वो वर्कर है. हर इंसान, कोई प्रोफेशनल है, कोई सर्विस सेक्टर में है, कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, कोई भी है, जो भी इंसान जीवन जीने के लिए पैसा कमा रहा है उसको हम वर्कर बोलते हैं. क्या है वर्कर? वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग. वर्कर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ जीडीपी. ऑब्वियस सी बात है यार कि वर्कर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा तो जीडीपी में तो कंट्रीब्यूट करेगा. उसके बाद फार्मर, मैनेजर, लेबर, डॉक्टर, बैंकर, हर इंसान वर्कर में आ जाएगा. सही है. इसके बाद अब सर वर्कर्स कितने प्रकार के होते हैं ये ध्यान से देख लो. इसके नाम में ही है वैसे तो सब, बट फिर भी आप ध्यान से इसको समझ के चलो. वर्कर सबसे पहला होता है सेल्फ एम्प्लॉयड. सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है जिसका कोई बॉस नहीं है. बस ये बात समझ लो. जो अपना खुद का बॉस है उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं. जैसे मैं अभी किसी स्कूल में नहीं पढ़ाता. 2015 में मैं स्कूल में पढ़ाता था तो मेरा बॉस होता था, मतलब प्रिंसिपल और स्कूल मैनेजमेंट, वो जैसा बोलते थे वैसा करना पड़ता था. तो तब मैं इस कैटेगरी में नहीं आता था. अभी मैं किसी के अंडर नहीं आता. अभी मैं अपना काम खुद करता हूँ, मैं अपनी कंपनी खुद चलाता हूँ, अपना ऑफलाइन स्टूडेंट्स खुद पढ़ाता हूँ, अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स खुद पढ़ाता हूँ, मैं सब खुद करता हूँ. मेरा कोई बॉस नहीं है. मेरा जैसे मन करता है मैं वैसे करता हूँ. तो आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड. मैं कैसा हूँ? सेल्फ एम्प्लॉयड. अब हायर्ड कौन होते हैं? हायर्ड होते हैं जो किसी के एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे होते हैं, या उनका कोई ना कोई बॉस होता है, वो किसी के लिए काम कर रहे होते हैं. परफेक्ट है. अब हायर्ड में भी ना दो प्रकार के हायर्ड होते हैं. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तो कैटेगरी नहीं है, बात ही खत्म हो गई. हायर्ड में दो तरीके के हायर्ड होते हैं. एक होते हैं हमारे पास कैजुअल. कैजुअल वो होते हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे सैलरीज नहीं मिलती. मतलब रेगुलर तो वो हैं जिनकी फिक्स सैलरी है, भैया मिलना ही मिलना है. उसके अलावा भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अभी बताता हूं, बट मैं अभी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं. कैजुअल वो हैं जिनको कभी पैसा मिल गया कभी नहीं मिला, कभी काम मिल गया कभी नहीं मिला. मतलब इनके पास कोई फिक्स्ड सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है. परफेक्ट हुआ. तो वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपने लिए काम करता है, हायर्ड जो किसी और के लिए काम करता है. ठीक है, काम दोनों करेंगे. अच्छा सर, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है. These are the workers who are engaged in their own business और own profession. ये कौन हो गया हमारा? सेल्फ एम्प्लॉयड. याद रखना, एग्जाम्पल जरूर लिख के आने. नंबर तभी मिलते हैं इंडियन में. जितनी सुंदरता खूबसूरती के साथ लिखोगे उतने ही खूबसूरत नंबर मिलेंगे. ठीक है. हायर्ड कौन है? द वर्कर्स हु वर्क फॉर अदर्स, रेंडर देयर सर्विसेज टू अदर्स एंड एज अ रिवॉर्ड उनको वेजेस सैलरीज मिलती है, या फिर दे ऑल्सो बी पेड इन काइंड. उनको शायद काइंड में भी पैसा मिले. काइंड का क्या मतलब है सर? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्नीचर का बिजनेस है. अब हमारे बिजनेस में ही कुछ हेल्पर्स हैं जो हमारी मदद करते हैं, है ना, जो हमारे पास एम्प्लॉयड हैं लोग. अब उन्होंने बोला कि हमारे घर में शादी है तो इस बार पैसा नहीं चाहिए, फर्नीचर ही चाहिए. मैंने कहा ठीक है यार फर्नीचर ले लो, क्या दिक्कत है. तो उनको पैसा कैसे दिया? काइंड में. समझ गए? ठीक है. अब जो वर्कर्स हैं आगे दो प्रकार के, कैजुअल हो गए और रेगुलर हो गए. अब इसको समझ लो. कैजुअल वर्कर्स कौन होंगे? ये बेसिकली डेली वेजर्स हैं. डेली वेजर्स का मतलब इनकी फिक्स्ड सैलरीज नहीं होती. और ये कौन है? हु आर ऑन परमानेंट पेरोल. ये शब्द लिख के आने. डेली वेजर्स एंड परमानेंट पेरोल. ठीक है. दे आर नॉट गिवन एनी, नॉट गिवन, इनको नहीं मिलता क्या? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट. सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या होते हैं? जैसे अगर आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हो, आप उनके परमानेंट एम्प्लॉय हो, तो आपके रिटायर होने के बाद हो सकता है आपको पेंशन दें, ग्रेच्युटी दें, प्रोविडेंट फंड दें, इस तरीके की बेनिफिट्स दे, मेडिकल फैसिलिटीज दे. तो इनको ऐसा कुछ नहीं मिलता. रेगुलर को ऐसा सब मिलता है.
दे आर एंटाइटल्ड टू ऑल द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ठीक है। कैजुअल वर्कर्स आर यूजुअली अनस्किल्ड, ये यूजुअली अनस्किल्ड होते हैं और ये यूजुअली स्किल्ड होते हैं, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्कर्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जबकि है कुछ नहीं इसके अंदर, बहुत ही हलवा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब इजी को मैं हलवा बोला करूँगा। मैं सुन रहा था मैं एक बच्चे से, तो कहने लगा सर ये तो हलवा कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा यार ये बढ़िया है, वीडियो में इसको पॉपुलर करते हैं चिंटू के साथ साथ। देखो क्या है हमारे पास लेबर सप्लाई, क्या है हमारे पास लेबर सप्लाई, एक इंडिविजुअल कितना काम करना चाहता है कॉरस्पॉन्डिंग टू अ वेज रेट। ये शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है, ये शब्द। भाई मैंने बोला कि मैं इतने घंटे ही काम करूंगा अगर तुम मुझे 10,000 रुपए दोगे। मैंने ये बहुत क्लियर कर दिया कि मेरी सैलरी 10,000 महीना, ठीक है, मैं बस 4 घंटे काम करूंगा भैया दिन का, अगर इतनी देनी है। अगर मेरे से 8 घंटे काम करवाना है तो फिर 20,000 रुपए लूंगा मैं, ठीक है या नहीं है। तो मैं काम कितना करूंगा, मैं कितनी लेबर सप्लाई करूंगा, वो डिपेंड कर रहा है वेज रेट पे। इसको हम क्या बोलते हैं, लेबर सप्लाई, ठीक हो गया। लेबर फोर्स क्या होता है, लेबर फोर्स में कोई वेज रेट की बात ही नहीं होती, कोई वेज रेट की बात ही नहीं होती। इसमें होता है कि हम काम करना चाहते हैं, वी आर विलिंग टू वर्क, हम काम करना चाहते हैं या फिर काम कर रहे हैं, बस काम मिलना चाहिए, पैसे से मतलब नहीं है भैया, काम दे दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा कितना ही दे देना, बस काम दे दो, काम ज्यादा जरूरी है, तो वो क्या हो जाएगा, लेबर फोर्स। और वर्क फोर्स होता है जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, हु आर एक्चुअली वर्किंग। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपका लेबर फोर्स था वो आया 1,000, इसका मतलब कि वो लोग जो बोल रहे हैं कि भैया हम काम करना चाहते हैं, हमें काम दे दो, 1,000 लोग हो गए, और एक्चुअल में कितनों को काम मिला हुआ है, सपोज 800, तो जो बचे 200 हैं वो क्या है, वो है अनएम्प्लॉयड। ये क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में कि अनएम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, तो हम बोलेंगे लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। भाई जो काम करना चाहते हैं उनमें से जिनको काम मिल गया वो हटा दो, तो बाकी बेरोजगार। सही है या नहीं है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लेबर सप्लाई रेफर्स टू अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर कॉरस्पॉन्डिंग टू अ वेज रेट। इस शब्द की महत्वता को समझो, इंपॉर्टेंस को समझो, ठीक है। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स, कितने घंटे हम काम करेंगे। अ वर्कर इज एबल टू वर्क 10 आवर्स अ डे बट विलिंग टू वर्क ओनली 6 आवर्स अ डे। 10 घंटे काम कर सकता है, बोल रहा है भैया 6 घंटे काम करूंगा इस पैसे में, तो ठीक है। इसके बाद क्या आता है, लेबर फोर्स, द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। इसका वेज रेट से कोई लेन देन नहीं है। यहाँ पे मेन क्या है, कितने लोग काम करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। लेबर सप्लाई लेबर फोर्स में एक डिफरेंस आ गया। It refers to the supply of labor corresponding to different wage rates. It refers to the number of persons actually working or willing to work. Supply of labor can increase or decrease even when the number of workers remain constant. ये लाइन ध्यान रखना, ये बोल रहा है कि जो लेबर सप्लाई है वो आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, वर्कर उतने ही रहेंगे। हाँ, सपोज हमारे यहाँ 10 वर्कर थे, वो उतने ही रहेंगे। काम बढ़वाना है, पैसा बढ़ा दो भैया, काम ज़्यादा करने लगेंगे। तो लेबर सप्लाई आप बढ़ा सकते हो। ये रीजन असर्शन में आ सकता है कि क्या लेबर सप्लाई तब भी बढ़ सकती है कि अगर वर्कर्स उतने ही रहें, तो हम बोलेंगे हाँ भैया बढ़ सकती है, पैसे बढ़ाओ, ठीक है। बिकॉज द सप्लाई ऑफ लेबर कैन इंक्रीज और डिक्रीज इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज द सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज और पर्सन डेज, 1 पर्सन रेफरिंग टू 8 आवर्स ऑफ वर्क। ठीक हो गया या नहीं हो गया, सही है, परफेक्ट है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत सही, बहुत बहुत सही। और लेबर फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो लेबर फोर्स का तो यार पैसे से मतलब ही नहीं है। वो तो यहाँ पे अगर आपको लेबर फोर्स बढ़ानी है तो बंदे ही बढ़ाने पड़ेंगे, यहाँ पे पैसे से मतलब नहीं है। ऑलराइट, लेबर सप्लाई लेबर फोर्स हो गया। अब आ जाता है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स क्या होता है, ऐसे कितने लोग हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। वर्क फोर्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग एंड डजंट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क। विलिंग वाला हटा दो भैया, सिर्फ वो ले लो जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। क्लियर। वर्कफोर्स लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट वर्किंग, ठीक है। लेबर फोर्स वो था जो टोटल लेबर थी, उसमें से जो काम नहीं कर रहे उन्हें हटा दो तो काम करने वाले आ जाएंगे, ये हमारे पास वर्कफोर्स है। अनएम्प्लॉयड कैसे निकलेगा बता दिया मैंने आपको, लेबर फोर्स माइनस वर्कफोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कैसे निकलता है, बेरोजगारी डिवाइडेड बाय वर्कफोर्स इनटू 100। भाई सपोज 10 लोग अनएम्प्लॉयड हैं और टोटल 100 थे, तो 10/100 इंटू 100 आ जाएगा 10%, ठीक है। पार्टिसिपेशन रेट का क्या मतलब होता है कि कितने लोग
पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्क में, काम में, यानी कितने लोग किसी भी काम में एंगेज्ड हैं, तो वो निकलता है वर्क फोर्स अपॉन पॉपुलेशन इंटू 100। ये सब इसलिए लिखा है ताकि एक नंबर में अगर एमसीक्यू आए तो तुम कंफ्यूज मत हो, एकदम कर देना इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन। चलो अब बात करते हैं हम कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। सर कैजुअलाइजेशन क्या है, इसको सावधान इंडिया लिख लेना, पेपर में आता है कॉन्सेप्ट। कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या है, देखो मैंने अभी आपको दो तरीके के वर्कर्स बताए हायर्ड में, एक हो गए कैजुअल, एक हो गए रेगुलर, ठीक है। रेगुलर कौन है, जो परमानेंट बेसिस पे अपनी जॉब में एंगेज्ड हैं, जिनको परमानेंट बेसिस पे पैसा मिलता है। बट जो कैजुअल वर्कर्स हैं उनको परमानेंट बेसिस पे कोई फिक्स सैलरी वैलरी नहीं मिलती, वो अनइवन है उनका, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा काम कभी कम काम, कुछ भी हो सकता है। तो अगर किसी इकोनॉमी में जो नंबर ऑफ कैजुअल वर्कर्स हो वो बढ़ रहे हो और रेगुलर वर्कर्स कम होते जा रहे हो, तो उस सिचुएशन को कैजुअलाइजेशन बोलते हैं। कैजुअलाइजेशन क्या है, जब किसी भी इकोनॉमी में नंबर ऑफ कैजुअल वर्कर्स आर इंक्रीजिंग एंड रेगुलर वर्कर्स आर फॉलिंग, उसको हम कैजुअलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, कैजुअलाइजेशन रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स टेंड्स टू राइज, जो बढ़ रहा है, ठीक है। अवर वर्कफोर्स इज सफरिंग एंड इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ कैजुअलाइजेशन बिकॉज, अब समझो हमारे देश में भी कैजुअलाइजेशन हो रहा है, कैजुअल वर्कर्स बढ़ रहे हैं, रेगुलर वर्कर कम हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि द बल्क ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इज फाउंड इन रूरल एरियाज, मतलब कि रूरल एरियाज में तो ज्यादातर जो वर्कर हैं वो किस चीज में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में पाए जाते हैं। बट द एम्प्लॉयमेंट ऑन देयर फार्म्स इज ओनली फॉर द नेम सेक, इनफैक्ट दे आर डिसगाइज्डली एम्प्लॉयड। इसका क्या मतलब है, ये एक ही पॉइंट है। इसका मतलब है कि देखो हमारे रूरल एरियाज में ज्यादा लोग एंगेज्ड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपनी जमीनों पे काम कर रहे हैं, बट होता क्या है कि वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। इसका मतलब उस लैंड पे 4 लोगों की जरूरत है, काम 10 लोग कर रहे हैं। अब जो 6 लोग एक्स्ट्रा है वो निकलेंगे, वहां से निकलेंगे क्योंकि अनस्किल्ड होते हैं तो काम ढूंढने के लिए जाते हैं, काम ढूंढने के लिए जाते हैं तो परमानेंट काम मिलता नहीं है, काम कैसा मिलता है, कैजुअल वर्क मिलता है, इसीलिए कैजुअलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी वर्कर्स माइग्रेट टू अर्बन एरियाज में जाते हैं, बट इन दैट दे डू नॉट या दे गेट एम्प्लॉयमेंट ओनली एज कैजुअल वर्कर्स, उनको काम मिलता है ओनली एज अ कैजुअल वर्कर, इसीलिए हमारे देश में कैजुअलाइजेशन बढ़ रहा है। पूरा टॉपिक समझ आ गया कैजुअलाइजेशन का, जब कैजुअल वर्कर्स बढ़ रहे हो, और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हमारे यहाँ माइग्रेशन होता है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में, तो अनस्किल्ड लेबर होती है, उनके पास स्किल नहीं है, तो उनको काम कैसा मिलता है, कैजुअली मिलता है, रेगुलर नहीं मिल पाता। ऑलराइट, ग्रेट यार, मजा आ रहा है बहुत वैसे एग्जाम्स में। अब आता है इनफॉर्मलाइजेशन। सर इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसके लिए मुझे आपको एक टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। हमारी इकोनॉमी में 2 प्रकार के सेक्टर्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। इसको हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोलते हैं, राइट। तो एक सेक्टर वो है जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, जिसको हम फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। फॉर्मल सेक्टर में कौन लोग आते हैं, एक तो सारे के सारे गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो सब फॉर्मल में या ऑर्गेनाइज्ड में आ जाते हैं, क्योंकि इनके यूनियंस भी बन जाते हैं, इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ये सारे पॉइंटर्स हैं फॉर्मल के, याद रखना, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, ये लोग यूनियंस बना के चलते हैं, इनके पूरी एसोसिएशंस होती हैं। इसके बाद क्या होता है, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो सारे आ गए फॉर्मल में, लेकिन प्राइवेट में अगर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं मिलके, तो वो भी फिर फॉर्मल या ऑर्गेनाइज्ड में ही आ जाता है, ठीक है। और इनफॉर्मल में प्राइवेट में वो सब लोग आ जाएंगे जो 10 से कम है, यानी कि जितने भी सोल प्रोप्राइटर्स हैं, अगर पार्टनर्स हैं तो पार्टनर 10 से अगर कम है तो वो भी इनफॉर्मल में आएंगे, या कोई भी बिजनेस कर रहा है कोई 10 से कम लोग हैं तो वो सब इनफॉर्मल में आ जाएंगे। अब अगर इकोनॉमी में फॉर्मल लोग कम हो रहे हैं और इनफॉर्मल बढ़ रहे हैं, यानी सोल प्रोप्राइटर्स बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं जिसमें 10 लोग से कम है, तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है इनफॉर्मलाइजेशन। जैसे कैजुअलाइजेशन क्या था, कैजुअल अगर बढ़ रहे हो, इनफॉर्मलाइजेशन क्या है, इनफॉर्मल अगर बढ़ रहे हो। इनफॉर्मल कौन है, जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब इनफॉर्मल है, ठीक है। आओ देखें, Informalization of workers is defined as a situation where percentage of work in formal sector tends to decline. Workforce formal sector में कम हो रही है and informal sector tends to rise. Informal में बढ़ रही है। Employment को हम लोग 2 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, जो मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन सा,
फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कौन सा है? द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। फॉर्मल का दूसरा नाम क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। इंक्लूड्स ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑल्सो द प्राइवेट डिपार्टमेंट्स, जिसमें विच हायर 10 और मोर वर्कर्स। गवर्नमेंट यहां पे ऐड कर लेना, एंड ऑल्सो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस which hire 10 or more workers। ठीक है, those working in organized sector are called formal workers। जो organized sector में उनको formal workers बोलते हैं। अब unorganized या informal किसको बोलेंगे? informal या unorganized किसको बोलेंगे? all such private enterprises, सभी private enterprises which hire less than 10 workers, 10 लोगों से कम, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल। दोज वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर कॉल्ड इनफॉर्मल वर्कर्स। ठीक है, तो जब भी इनफॉर्मल बढ़ेंगे उसको हम इनफॉर्मलाइजेशन बोलने वाले हैं। लो सर, फॉर्मल सेक्टर कौन सा हो गया? ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। इनफॉर्मल कौन सा हो गया? अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स फॉर्मल में सबको मिलते हैं, इनफॉर्मल में नहीं मिलते हैं। उसके बाद ट्रेड यूनियंस का मतलब एसोसिएशंस, ग्रुप्स, ये लोग बना सकते हैं, ये नहीं बनाते ही नहीं है। इंडिविजुअल अकेला क्या बनाएगा? ओके, अब आ रहा है हमारे पास एक बड़ा ही सुना हुआ टॉपिक जिसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। आप क्लास 9th 10th 11th सब जगह ये पढ़ते आ रहे हो, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। भाई अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे देश में लोग विलिंग भी होते हैं और एबल भी होते हैं काम करने के लिए, बट उनको काम नहीं मिलता। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग यानी इच्छा रखते हैं, एंड एबल, उनके पास स्किल्स भी है, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द जॉब और वर्क। इसको हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट आर नॉट गेटिंग एनी वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट दो प्रकार की होगी, रूरल, अर्बन। रूरल कौन सी होती है हमारे पास? स्क्रीनशॉट ले लो, ये चार्ट बना के आएंगे एग्जाम में। डिसगाइज्ड और सीजनल हमारे पास रूरल में आता है। अर्बन में इंडस्ट्रियल और एजुकेटेड आता है। सबसे पहले हम रूरल के साथ शुरू करते हैं। आप जानते हो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को। डिसगाइज्ड कौन सा होता है? फार्मिंग की बात कर रहे हैं, इतने सारे चैप्टर्स में हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। क्या होती है हमारे पास डिसगाइज्ड? व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल then required number of persons are engaged in any economic activity। रिक्वायरमेंट 4 लोग की है, काम 8 कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा 4 हैं वो बस दिख रहे हैं हमें एम्प्लॉयड, एक्चुअल में है नहीं वो एम्प्लॉयड, वो बेरोजगार ही हैं। कौन से बेरोजगार हैं? डिसगाइज्ड। क्या बोलेंगे? इट अकर्स व्हेन नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इज मच मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। If one of them is withdrawn from that job, total production will not fall। अगर एक आधा कम भी हो गया तो प्रोडक्शन गिरेगा ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली में उसका कोई काम ही नहीं था यार। ठीक है, डिसगाइज्ड इज रैम्पेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर, काफी ज्यादा देखने को मिलता है। कारण क्या है इसके? जॉइंट फैमिली सिस्टम चलता है हमारे देश में बहुत पहले से। पर पर्सन होल्डिंग साइज कंटिन्यूज टू श्रिंक विद द फैमिली साइज। जैसे जैसे फैमिली साइज बड़ा होता रहता है, पर पर्सन होल्डिंग ऑफ लैंड कम होता चला जाता है। ये किसका ड्रॉबैक है? लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर कंपेल्स द पीपल टू वर्क ऑन फार्म्स। एक प्रॉब्लम क्या है, एक कॉज क्या है कि होते अनस्किल्ड हैं लोग, अब उनको बाहर कहीं काम मिलता नहीं, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। देयर इज नो अदर ऑप्शन, दैट इज व्हाई दे हैव टू वर्क ऑन देयर फार्म्स ओनली। दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। सीधी सीधी सी बात है। ठीक है ना। सीजनल कौन सा होता है हमारे पास? सीजनल आप सब समझते हो, जो लोग एक सीजन में एम्प्लॉयड रहते हैं बट दूसरे सीजन में अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। वैसे आजकल तो लोगों का इस तरीके का काम है कि जैसे हमारे घर के बाहर आइसक्रीम वाले हैं, तो वो अभी गर्मी है तो गर्मी में आइसक्रीम सेल करेंगे, जब सर्दी होगी तो सर्दी में वो गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, इस तरीके की गुलाब जामुन, इस तरीके की गर्म चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में ही एक सीज़न के लिए एम्प्लॉयड होते हैं, दूसरे सीज़न उनके पास काम ही नहीं होता। तो एक ऐसा इंसान, ये भी अब हम किस में ले रहे हैं? रूरल में ले रहे हैं, क्योंकि रूरल में एग्रीकल्चर भी एक सीजनल ऑक्यूपेशन है। आजकल तो मल्टी क्रॉपिंग होती है, नई नई टेक्निक्स आ गई हैं एग्रीकल्चर में, बट पहले क्या होता था? एक सीजन के लिए रोजगार है, दूसरे सीजन में नहीं है, काम ही नहीं है, तो उसको हम बोलते थे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है? It occurs because agriculture is a seasonal occupation. During off-season, farm workers are often out of the job or they have no work to do. The volume of seasonal unemployment depends upon the conditions and methods of cultivation. Cultivation पे बहुत depend करता है. Besides agriculture, there are many other seasonal activities in rural areas like sugarcane, in which workers remain occupied for a few months. सिर्फ कुछ महीने के लिए काम है, बाकी नहीं है. Okay. Urban, अब पढ़े लिखों की बात करें
एजुकेटेड की बात करें तो अर्बन में सबसे पहले आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? यहाँ पे अर्बन एरियाज में यानी शहरी रीजन्स में जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन तो है, पढ़ तो रहे हैं, बट एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ किस लेवल की है? बुकिश, सिर्फ और सिर्फ किताबों की बात हो रही है, बच्चे को उसके बाहर कुछ पता ही नहीं। अगर हम कॉमर्स में बात करें तो हमें अकाउंट्स पढ़ाया गया है, बट जो एक्चुअल में अकाउंट्स बनाई जाती है अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में, उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई, तो जॉब्स कैसे मिलेंगी? वहाँ हम कॉपी पेन लेके थोड़ी ना जाएंगे। तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मेन कारण हमारा एजुकेशन सिस्टम ही है। क्या लिखा है? In India, the problem of unemployment among the educated people is quite grave. This problem poses a serious threat to the social peace and harmony. होता क्या है? एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज लार्जली डिग्री ओरिएंटेड। डिग्री ओरिएंटेड सिस्टम है, बस डिग्री लोग ले रहे हैं, काम आ रहा है या नहीं आ रहा है इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज नॉट एज मच एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ पीपल डिमांडिंग इट। जितना एजुकेशन हमारे पास होना चाहिए, अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की भी बात करूँ तो अनअवेलेबिलिटी भी है, यानी जितना एजुकेशन, जितने नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, जितने टीचर्स चाहिए उतने अवेलेबल नहीं है। उसके बाद इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैज सिग्निफिकेंटली लैग बिहाइंड द इंक्रीज इन साइज ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ी हैं, लेकिन तब भी इतनी नहीं बढ़ी कि हमारे एजुकेटेड वर्कफोर्स को काम मिल पाए। तो दिस इज द रीजन कि पढ़े लिखे भी आजकल बेरोजगार घूम रहे हैं, समझे। नेक्स्ट क्या होता है? इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है। इंडस्ट्रीज में कब देखने को मिलता है? जब आपके पास इंडस्ट्री में कोई नया पैटर्न आ गया, कोई नया ट्रेंड आ गया, कोई नई मशीन आ गई और आपको वो चलानी नहीं आती, ठीक है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा? जितने भी लोग यहाँ पे इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होंगे उनको काम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उस तरीके का स्किल ही नहीं है, तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो क्या लिखा है? इट इंक्लूड्स दोज इलिटरेट पर्सन्स हु आर विलिंग टू वर्क इन इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, माइनिंग में काम करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करना चाहते हैं, बट उनको काम नहीं मिल रहा, उनको काम नहीं मिल रहा। कारण क्या है? क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि देखो, एक तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इंडस्ट्रीज़ में इतना ज़्यादा काम नहीं है कि सबको काम दिया जा सके। दूसरा कारण, जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिर्फ मेनली अर्बन एरियाज़ में हैं, रूरल एरियाज़ तक इंडस्ट्रीज़ अभी नहीं पहुंची हैं। दैट इज़ वाई जो जॉब्स हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज़ में ही रिस्ट्रिक्टेड रह गई हैं। रूरल एरियाज़ में जब तक इंडस्ट्रीज़ पहुंचेंगी तब तक काफ़ी समय लग रहा है, तो उस सिनेरियो में लोग बेरोजगार ही दिखाई दे रहे हैं। ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द अर्बन एरियाज, रूरल पीपल टेंड टू माइग्रेट, वो माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स, बट इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हैज नॉट बीन सो सिग्निफिकेंट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द माइग्रेंट्स। इतना नहीं फैला कि सबको काम दे पाए, ठीक है। इसके बाद क्या आता है गाइस? इसके बाद कुछ कॉमन तरीके की बेरोजगारियां आती हैं। चैप्टर इज ऑल अबाउट बेरोजगारी, नाम इसका एम्प्लॉयमेंट है, बस भरा हुआ है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसमें क्या है देखो, इसका तो आपको सिंपली रीड लगानी है, मैं सबके मतलब बता रहा हूँ, इतना तो यार हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। क्या लिखा है देखो, नंबर 1 ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इसके अंदर आपको सिंपली अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन लिख के आनी है। व्हेन अ वर्कर इज विलिंग एंड एबल टू वर्क, काम नहीं मिल रहा है किसी भी सेक्टर में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी एरिया में, रूरल में, अर्बन में, सब में, उसको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या है? इट अकर्स व्हेन अ वर्कर इज विलिंग टू वर्क, हैज द नेसेसरी एबिलिटी टू वर्क, येट ही डजंट गेट एनी वर्क, ठीक है। स्ट्रक्चरल क्या होता है? स्ट्रक्चरल होता है अगर स्ट्रक्चर बदल जाए। वही स्ट्रक्चर बदलने का क्या मतलब है सर? स्ट्रक्चर बदलने का मतलब है कि जो डिमांड है और जो सप्लाई है लेबर की, डिमांड और सप्लाई में मिसमैच है। मिसमैच का मतलब क्या होता है कि सपोज मैं बोलूं कि किसी इंडस्ट्री में फाइनेंशियल नॉलेज वाले लोग चाहिए और फाइनेंशियल नॉलेज हमारे देश में बहुत कम है, फाइनेंस की नॉलेज बहुत कम है, तो डिमांड तो है, सप्लाई नहीं है, तो फिर कहाँ से मिलेगी जॉब्स? जो सप्लाई है उनके पास वो फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। तो जब भी मिसमैच होगा, डिमांड फॉर स्पेसिफिक वर्कर्स एंड सप्लाई फॉर स्पेसिफिक वर्कर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। इट इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1, या तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं आए, जब भी नई टेक्नोलॉजी आएगी तो पुरानी टेक्नोलॉजी में जिनको काम करना आता था, जब तक वो नया नहीं सीखेंगे बेरोजगार रहेंगे। दूसरा, चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड, या पैटर्न ऑफ डिमांड ही चेंज हो जाए, लोग कुछ और डिमांड करने लगे, इंडस्ट्रीज कुछ और डिमांड करने लगे, तो भी ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है ये, अंडर एम्प्लॉयमेंट है।
अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जितनी देर मैं काम कर सकता हूँ मुझे उतना नहीं मिल रहा, मैं अंडर एम्प्लॉयड हूँ। लाइक सपोज मैं 8 घंटे काम कर सकता हूँ बट अभी मार्केट में मुझे सिर्फ 6 घंटे काम मिल रहा है, तो 2 घंटे के लिए मैं बेरोजगार रहूंगा, उसको मैं बोलूंगा अंडर एम्प्लॉयमेंट, मैं कम काम कर रहा हूँ। क्या है? इट इज अ सिचुएशन इन विच वर्कर डजंट गेट अ फुल टाइम जॉब। फुल टाइम जॉब नहीं मिलता, कुछ टाइम के लिए क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट दो तरीके का होता है, एक विजिबल जिसमें आपको पता चल जाता है, और एक इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब ये होता है कि लोग तो फुल टाइम काम कर रहे हैं लेकिन इनकम इतनी नहीं मिल रही फुल टाइम वाली, इनकम कौन सी मिल रही है, पार्ट टाइम वाली मिल रही है, उसको हम बोलते हैं इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल होता है भैया एक जॉब छोड़ दी, अब दूसरी ढूंढ रहा हूं, बीच में तो बेरोजगार हूं ना, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हूं, एक जॉब छोड़ूंगा दूसरी ढूंढने में टाइम लगेगा, सेट होने में टाइम लगेगा, तो उसके बीच में जो गैप आ गया, द गैप बिटवीन लिविंग अ जॉब एंड ज्वाइनिंग द अदर जॉब, इस पर्टिकुलर गैप को ही, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? द टाइम गैप बिटवीन टू जॉब्स। सही, क्या लिखा है? इट अकर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द मोबिलिटी ऑफ लेबर across different occupations. One wish to move from one job to another but in the process may remain unemployed for some time. ठीक है, then we have cyclical. cyclical के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया था, ये वाला डायग्राम देखो, ये हमारे पास एक डायग्राम होता है, किस चीज़ का डायग्राम है ये, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ ये किस चीज़ का डायग्राम है इकोनॉमी में, इसका नाम बताओ क्या है, बिजनेस स्टडीज़ में ही पढ़े हो आप ये। देखो बिजनेस में क्या होता है, कभी कभी बिजनेस यहाँ सबसे ऊपर होता है, टॉप पे, ऐसे ही चलता है, बिजनेस यहाँ होता है टॉप पे, बहुत शानदार, तो इसका हम बोलते हैं बूम। ठीक है, फिर क्या होता है, बिजनेस समटाइम्स नीचे जाता है, किसी का भी ग्राफ हो ऐसे जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिसेशन। रिसेशन के बाद जब बिजनेस बिल्कुल ही बंद हो जाए, जब कोविड में हुआ था, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। फिर अपनी गलती से सीख के इंसान उठता है तो रिकवर करता है, जिसको हम बोलते हैं रिकवरी। ठीक है, तो बिजनेस में जब हम ऐसा बोलें कि जब बूम था तब तो जबरदस्त काम होता है, लेकिन डिप्रेशन के टाइम पे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, रिसेशन के टाइम पे कम हो जाता है काम, जॉब्स कम हो जाती हैं, पे कम हो जाती है। तो ऐसा सिचुएशन जब इकोनॉमी में आ रहा हो, जब फ्लक्चुएशंस की वजह से, बूम रिसेशन डिप्रेशन की वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर्स ड्यू टू साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी। बूम रिसेशन डिप्रेशन रिप्रेशन, क्या बोला मैंने, बूम रिसेशन डिप्रेशन रिकवरी आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, परफेक्ट है। अब आ रहा है हमारे पास द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सर बेरोजगारी क्यों हो रही है? नंबर 1 पॉपुलेशन, जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हम दो हमारे 11, इतने ज्यादा बच्चे हैं, कहां से मिलेंगी भाई इतनी सारी नौकरियां? तो सबसे बड़ी समस्या, चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी क्यों लाया था, उसको भी इसी का डर था। द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि सारी चीजें ढूंढ पाना आसान नहीं है। Constantly rising population have been a grave problem in India. It is one of the principal factor contributing the unemployment. It has not been possible to generate so many employment opportunities to absorb the large growing labor force. ठीक है, इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबको काम दे पाना इतना ईजी नहीं है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत धीमे धीमे ग्रो हो रही है एज कम्पेयर टू, अगर हम नीचे देखें, अपने से छोटी कंट्रीज को देखें तो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अपने से ऊपर देखें तो हम स्टिल काफ़ी स्लो हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे देश में काफ़ी स्लो रहा है। हाँ, अभी कुछ रीसेंट ईयर्स में डिजिटलाइजेशन, इंटरनेट, इतने सारी जॉब्स, इतने सारे बिजनेसेस जनरेट हुए हैं, स्टार्टअप्स इतने सारे हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम ग्रो कर रहे हैं बहुत अच्छे से। और आने वाले 10 साल, ये वाला डिकेड 20 से 30 वाला डिकेड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। बट स्टिल, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये चीज़ें पहले से प्रिंटेड है, तो यही लिखा हुआ है कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से भी देश में बेरोजगारी है। एग्रीकल्चर पे हमारे देश की ज़्यादातर जनसंख्या आधारित है, बेस्ड है, डिपेंडेंट है, बट एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, तो जितने भी लोग हैं वो सब सीजन वाइज एम्प्लॉयड रहते हैं, बाकी सीजन में अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। उसके बाद लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, लोगों के पास सेविंग्स कम है, कैपिटल कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो बिजनेस से भी वो बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे, इनकम नहीं हो पा रही, दैट इज़ वाई पीपल आर स्टिल अनएम्प्लॉयड। देन वी हैव लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। ये भी मुझे आप लोगों से पूछना है, मुझे कमेंट्स में बताना, जब आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो
या आप कहीं भी बाहर जाने की बात करते हो तो कई बार पेरेंट्स मना कर देते हैं कि नहीं बेटा बाहर नहीं जाना, हमारे साथ रहो। कई बार ऐसा हो जाता है कि अपना ही मन नहीं करता कि यार नहीं अपनी सिटी में रहूंगा। तो अलग अलग केसेस हैं, बताओ ऐसा होता है या नहीं होता है। बट ग्रोथ के लिए तो मूवमेंट चाहिए ना, मोबिलिटी का मतलब है मूवमेंट। बट हमारे यहाँ पे जो लेबर है, जो वर्कर्स हैं, उनकी जो मोबिलिटी है वो बहुत कम है, लिमिटेड है। इतना ज़्यादा लोग मूव नहीं करते, बट काम करने के लिए मूव करना पड़ता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, जहाँ पे जॉब्स हैं वहाँ पे लोग जा ही नहीं रहे। तो लिमिटेड मोबिलिटी भी एक रीज़न है। मोबिलिटी ऑफ लेबर इज वेरी लो owing to a variety of family as well as social constraints. People are reluctant to move too far areas even when the jobs are available. लो academic standards, इसकी तो क्या बात करें, मैंने आपको बता ही दिया। हमारे देश में academic standards बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पढ़ा भी रहे हैं तब भी कुछ नहीं पढ़ा रहे, यही सिस्टम है। बस एजुकेशन सिस्टम में तो एक ड्रास्टिक चेंज चाहिए, जो हमने सोचा था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आएगा। बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज चेंज करी गई, करिकुलम्स को क्यों नहीं बदला जा रहा? ये जो चीज़ें हैं इनको बदलने की ज़रूरत है। एनीवेज ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। कुछ और पॉइंट्स है छोटे छोटे, जॉइंट फैमिली सिस्टम, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, ये सब इसमें आ जाते हैं। बेरोजगारी से होता क्या है, इसकी दो चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, यानी सोसाइटी एज अ होल पे क्या होता है, समाज कैसा दिखता है। इकोनॉमिक, यानी लोगों की जेब पे, लोगों की पैसे पे क्या प्रभाव पड़ता है बेरोजगारी से। नंबर 1 हम बात करते हैं सोशल। तो समाज में जब हम बात करते हैं तो समाज में हमें 4 प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है बेरोजगारी की वजह से। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। समाज में लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ कम दिखता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ कम दिखने का मतलब है कि आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं दिखेंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हल्का दिखेगा, आपको लोग दिखेंगे बहुत ही नॉर्मल सी ज़िंदगी जीते हुए, आपको बहुत कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिलेगी। तो बेरोजगारी होगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होगा। जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों की सोच ऐसी हो जाती है। पहले ऐसी सोच होती थी कि जो बॉयज़ हैं वही कमाएंगे, गर्ल्स तो एक बर्डन है। लोगों के दिमाग में ना कूड़ा भरा हुआ था, कबाड़ भरा हुआ था। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी का एक कारण है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट से जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। हायर द डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ इनइक्वालिटी। क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल का मतलब क्या है कि आपको सोसाइटी में बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारे स्ट्रगल से डील करनी पड़ेगी, लोग आके ताने मारेंगे, तो ये बहुत इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू हैव्स और हैव नॉट। हैव और हैव नॉट का मतलब कि भाई एक तो वैसा है और एक वैसा है ना। देयर इज अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट दैट कंपाउंड्स द प्रॉब्लम। सोशल अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जन्म ले लेते हैं, जैसे टेररिज्म, चोरी चकारी, लूटपाट। ये सब तब होती है जब बेरोजगारी हो। अगर रोजगार होगा सबके पास तो फिर वो चोरी क्यों करेगा यार। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमारे पास सोसाइटी में देखने को मिलती हैं, ये सब सोशल कॉन्सिक्वेंस हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इकोनॉमिक पे। इकोनॉमिक का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में पैसे पे क्या इंपैक्ट आता है अगर बेरोजगारी होती है। नंबर 1 लॉस ऑफ आउटपुट। लॉस ऑफ आउटपुट का मतलब है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो हम अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पा रहे। कि मतलब हमारे पास मशीनें हैं, हमारे पास लेबर है, लेकिन मशीनें चलाने के लिए पैसा नहीं है, या लेबर के पास वो स्किल नहीं है। तो जो यूटिलाइजेशन होनी चाहिए थी मैन पावर की, जो यूटिलाइजेशन होनी चाहिए थी कैपिटल रिसोर्स की, वो नहीं हो पा रही। लॉस ऑफ आउटपुट, आउटपुट जनरेट ही नहीं हो रहा। क्या लिखा है, देयर इज अ लॉस ऑफ आउटपुट टू द एक्सटेंट ऑफ मैन पावर रिसोर्स इज नॉट यूटिलाइज्ड। अनएम्प्लॉयड पर्सन्स मेक नो कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आउटपुट इवन इफ दे हैव द पोटेंशियल। दोबारा से एक तरीके का यही पॉइंट है, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, यानी जितने भी लोग बेरोजगार होंगे हम उनकी स्किल्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे एजुकेटेड ही है भाई, एजुकेटेड ऐसी चीज़ है, सामने वाला पढ़ा तो है ही, स्किल्स धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगी, लेकिन कोई भी कंपनी, कोई भी इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ये बोले कि आ जाओ हम सब सिखाएंगे। सबको आज की डेट में कुछ ना कुछ सीखा सिखाया इंसान चाहिए, पॉलिश्ड इंसान चाहिए जिस पे मेहनत कम करनी पड़े। तो हम कई बार भूल रहे हैं कि मैन पावर का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा प्रॉपर, प्रोडक्टिविटी कम रहेगी। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, ग्रोथ रेट कम होगा, आउटपुट पर वर्कर कम रहने वाला है, ये इसका इम्पैक्ट है। एंड लो कैपिटल फॉर्मेशन। लो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कि जब लोग कमाएंगे ही कम तो इन्वेस्टमेंट भी कम ही होगी, सेविंग इन्वेस्टमेंट कम देखने को मिलेगी तो ग्रोथ कम होगी। ये एक इसका चौथा कॉन्सिक्वेंस आता है इकोनॉमिक में, ठीक है। नेक्स्ट इज सजेशंस टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर करा जाए, तो सजेशन में जो ऊपर प्रॉब्लम्स आई ना उन सबको दूर कर दो बस। कैसे, नंबर 1 इंक्रीज इन प्रोडक्शन। देखो ऊपर प्रॉब्लम आई थी कि प्रोडक्टिविटी कम है, प्रोडक्शन कम है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो आपने वो याद करा तो सजेशंस में आप सीधा ये लिख सकते हो, प्रोडक्शन बढ़ा दो। टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इट इज एसेंशियल टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर का प्रोडक्शन
बढ़ा दो, लोगों को एनकरेज करो कि वो प्रोडक्शन करें अलग अलग चीज़ों का अपने घर में, चाइना की तरह इंडिया में GLF लेके आ जाएं, हर घर में प्रोडक्शन हो तो अपने आप काम बढ़िया हो जाएगा, है ना। सो सॉरी। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, प्रॉब्लम थी पढ़ाई लिखाई की, तो बोल रहा है एजुकेशन में रिफॉर्म लेके आओ, सब कुछ बदलो, पूरा करिकुलम बदलो, हर चीज़ बदलो, हर पर्टिकुलर क्लास में, सब्जेक्ट्स में, लोगों की सोच में सब कुछ बदलने की ज़रूरत है, तो फिर हमें देखने को मिल सकता है एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हमारे देश में। इसके बाद कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम थी, उसको कंट्रोल कर लो भैया, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी तो उस सिनेरियो में भी अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल हो जाएगा। परफेक्ट। क्या नेक्स्ट आ रहा है, एक्सेलरेटिंग द GDP। एक्सेलरेटिंग, जब भी हम GDP की बात करते हैं बच्चे, तो GDP में हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जब लोगों को काम भी मिलेगा तो वहाँ पे GDP भी बढ़ जाएगा। तो GDP बढ़ता है, डिमांड सप्लाई दोनों में इंक्रीमेंट होता है, लोगों को काम भी मिलता है, बेरोजगारी अपने आप कम होगी। एनकरेजमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इस चीज़ पे मैं खास तरीके से हाईलाइट करूंगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह जाओगे तो आप अपने लिए तो बिजनेस बनाओगे ही बनाओगे, साथ साथ आप 10 लोगों को और काम दोगे। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ एक इंसान या एक परिवार नहीं चल रहा होता, कई परिवार चल रहे होते हैं। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहा है कि आप इंडस्ट्रीज लगाओ, आप और लोगों को भी काम दो, पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी इससे काफ़ी हद तक। मैन पावर प्लानिंग कर लो। मैन पावर प्लानिंग का क्या मतलब है सर? मैन पावर प्लानिंग का मतलब है कि जितना हमारे पास रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी प्लानिंग कर लो, उसके इक्विवेलेंट ही जॉब्स, उसके इक्विवेलेंट ही बिजनेसेस, उसके इक्विवेलेंट ही स्टार्टअप्स, इनको पुश करने की ट्राई करी जाए। अगर प्रॉपर प्लानिंग हो तो सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो सकता है हमारे मैन पावर का, जो कि अभी इधर उधर हो जाता है। तो मैन पावर प्लानिंग इज द सॉल्यूशन। प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाओ, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब आ रहा है लास्ट टॉपिक, जो कि है साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। तो अब ये जो टॉपिक है, इसके अंदर हम अपनी वर्कफोर्स की बात करेंगे। इसमें आप मेनली ये वाला डेटा याद कर लेना, ये वाला डेटा तो कर ही लेना याद, बाकी और कुछ याद मत करना, ये वाला डेटा याद कर लेना। क्योंकि देखो, थोड़ा सा आप नंबर्स लिख देते हो ना तो आपका आंसर इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो मैं तुम्हें बता के चलूंगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा डेटा याद करना है, इसको लिख लिख के याद कर लेना, ठीक है। और जब आंसर लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, वहां पे इस लाइन को लिख देना। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन दिखेगा, इस डेटा को लिख देना, तुम्हारा आंसर एकदम इंप्रेसिव बनेगा। टीचर बोलेगा यार क्या जबरदस्त बच्चा है, सब याद करके आया, और नंबर 2 ही से। तो आगे जब तुम्हारा इंप्रेशन बन गया ना, बस फिर देखो कैसे नंबर आते हैं इंडियन इको में फटाफट। तो यहाँ पे क्या है, आओ समझते हैं। क्या आ रहा है हमारे पास, साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, यानी हमारे यहाँ जो वर्कफोर्स है वो कैसी है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया में लगभग 40 करोड़ की वर्कफोर्स है। सर 120 करोड़ की जनता में 40 करोड़ की वर्कफोर्स, यार सारे तो काम नहीं करेंगे ना। इंडिया एक यूथ बेस्ड कंट्री है, जिसके अंदर जो मोस्ट पॉपुलेशन है वो अभी स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, मैक्सिमम पॉपुलेशन। तो इस तरीके के जो बच्चे हैं अभी, उनको तो हम वर्कफोर्स में कंसिडर नहीं करेंगे। तो 120 में से 40 करोड़ हमारे पास वर्कफोर्स हैं, ठीक है। उसके बाद अबाउट 70% ऑफ द वर्कफोर्स कंप्राइजेज ऑफ मेल, 30% आर फीमेल वर्कर्स। अब देखो ये डेटा याद रखना, टोटल वर्कफोर्स में से 70% वर्कफोर्स मेल की है, 30% फीमेल की है, ये याद रहेगा। उसके बाद 70% ऑफ द वर्कफोर्स इज फाउंड इन रूरल एरियाज। देखने वाली बात है कि जो वर्कफोर्स है 70% उसका रूरल एरिया में पाया जाता है। इसका भी मेजर कारण ये है कि हमारा देश एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, जिसके अंदर ज़्यादातर जनसंख्या है ही रूरल बेस्ड, अर्बन तो बहुत कम है, रूरल बेस्ड है। तो हमारी टोटल वर्कफोर्स का 70% वर्कफोर्स रूरल बेस्ड है, अर्बन वर्कफोर्स 30% है। फीमेल वर्कफोर्स टोटल में से कौन से एरियाज में, रूरल एरियाज में, वो 30% है और अर्बन एरियाज में 20% है। अब यहाँ पे देखो, फीमेल वर्कफोर्स रूरल एरियाज में ज़्यादा है। सर रूरल एरियाज में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते हैं, फीमेल्स भी वही फार्मिंग, उसी लैंड पे काम कर रही होती हैं। तो यहाँ पे याद रखना, ये क्वेश्चन 1 नंबर में कई बार आया है और आ भी सकता है कि कौन सा ऐसा रीजन है, अर्बन या रूरल, जहाँ पे फीमेल वर्कफोर्स ज़्यादा है। तो हम बोलेंगे रूरल में ज़्यादा है। ओके डन, चलो इसकी परसेंटेज की जरूरत नहीं है। वाई इज द बल्क ऑफ आर वर्कफोर्स रूरल बेस्ड?
हमारी ज़्यादा वर्कफोर्स रूरल बेस्ड क्यों है ये मैं आपको बता चुका हूँ, एग्रीकल्चर की वजह से। तो क्या लिखा है, दिस इज बिकॉज बल्क ऑफ द जॉब्स आर इन रूरल एरियाज। यहाँ पे जॉब्स की जगह वर्क भी लिख दोगे तो भी चलेगा, रूरल एरियाज में ही है। एज मोर पीपल आर एंगेज्ड इन फार्मिंग एंड एलाइड एक्टिविटीज, यानी उससे जुड़ी हुई सिमिलर एक्टिविटीज, बट द बल्क ऑफ आवर जीडीपी इज नॉट फ्रॉम रूरल इकोनॉमी। जीडीपी मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि वो हमारा रूरल इकोनॉमी से नहीं आता। एज पीपल आर मेनली एंगेज्ड इन फार्मिंग कॉन्ट्रीब्यूटिंग लेस टू जीडीपी। फार्मिंग इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा। सर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके साथ बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हैं, चाहे वो रूरल मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हो। इस वजह से जीडीपी में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, it implies low productivity of the workers. Low productivity implies low earnings, which is why there is poverty. Rural areas में गरीबी इस वजह से है। Done. Then we have percentage of female workers low in urban areas. Urban areas में कम क्यों है? रूरल में ज़्यादा है, अर्बन में कम है। अर्बन में कम क्यों है भाई, क्या कारण है? इसके कारण में 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है, एक तो फीमेल एजुकेशन। सबसे पहला जो कारण है, आप हेडिंग बना के आना, फीमेल एजुकेशन। नंबर 1, इंडिया में इतना ज़्यादा कबाड़ है लोगों के दिमाग में कि वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं मेल्स में और फीमेल्स में। दैट इज़ वाई जो हमारे पास एजुकेशन रेट है, लिटरेसी रेट है, वो वेमेन में बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। मेल्स में ज़्यादा है और फीमेल्स में कम है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम कि विमेन्स या फीमेल्स कम क्यों हैं वर्कफोर्स में, उसमें हम बोलेंगे कि सबसे पहली प्रॉब्लम इज एजुकेशन। दूसरा क्या है हमारे पास, जितने भी काम करना है या नहीं करना ये फैमिली डिसीजन होता है। क्या लिखा है, अमंग मोस्ट फैमिलीज जॉब वर्क फॉर वुमेन इज स्टिल गवर्न्ड बाय फैमिली डिसीजन। ये अपना डिसीजन नहीं होता है, किसका डिसीजन होता है, फैमिली डिसीजन होता है। इसका मतलब कई बार अपॉर्चुनिटी है भी तो भी वो यूटिलाइज नहीं हो पाती। उसके बाद हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इन रूरल एरियाज इज बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड रूरल पॉवर्टी। मेनली जो रूरल एरियाज में ज़्यादा देखने को मिला है कि फीमेल वर्कर्स भी काम कर रही हैं, द रीजन इज पॉवर्टी। गरीबी उसका बहुत बड़ा कारण है। फीमेल वर्कर्स आर लार्जली एंगेज्ड इन लो पेड, जो वो काम कर रही हैं वो लो पेड है, एक तो पैसा नहीं मिल रहा और लेस प्रोडक्टिव है, बट एड्स टू देयर फैमिली इनकम। लेकिन उनकी फैमिली इनकम में एडिशन हो रहा है। ये अच्छे से लर्न करना बेटा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है सर, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी की बात करें तो ऐसा कितना वर्कफोर्स है जो प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, आओ अब देखते हैं। द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर अर्बन एरियाज इज 43%, लगभग 43%, 15-16 के डेटा के हिसाब से। अर्बन एरियाज में जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में एंगेज हैं वो 43% लोग हैं। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर रूरल एरियाज इज 53, क्योंकि एग्रीकल्चर पे बेस्ड हैं ज़्यादातर लोग। अर्बन एरियाज रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज 69% फॉर मेन। अब देखो मेन और वेमेन, अब वो कंपैरिजन हो रहा है कि मेन में 69% और वेमेन में बस 16%, यानी 100% में से 69% मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी में और वेमेन में 100 में से लगभग 16% वेमेन। रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो 77% मेन, फार्मिंग बेस्ड में तो ज़्यादातर लोग अपने अपने लैंड पे काम कर रहे हैं, एंड वेमेन में 26%। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट नोट करने वाला है, डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना दिमाग में कि किसमें ज़्यादा है किसमें कम है। अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज की बात करें तो अर्बन में जो मेन का परसेंटेज 69 है वही रूरल में चला जाता है 77, बहुत हाई है। और अगर विमेन की बात करें तो 16 और 26। ठीक है, ओवरऑल पार्टिसिपेशन रेट जो है वो हमारे देश में वो 50% पे आके टिका हुआ है। वो मैंने आपको बताई दिया, यूथ कंट्री है यार। चलो, रीजन फॉर पार्टिसिपेशन क्या है, रीज़न क्या चीज़ है, या इतने लोग जो पार्टिसिपेशन कम है उसका क्या रीज़न है। नंबर 1 इज़ हाई डिपेंडेंसी रेशो। हाई डिपेंडेंसी रेशो का मतलब ये है कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत सारी पॉपुलेशन है जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, खुद काम कर ही नहीं रही है। क्या लिखा है, ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज नॉट वेरी हाई, इम्प्लाइंग दैट नॉट मेनी पीपल आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी, इट रिजल्ट्स इन हाई डिपेंडेंसी रेशो। एक हाई डिपेंडेंसी रेशो शो करता है ये। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब देखो रूरल एरियाज में पार्टिसिपेशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। प्रोडक्टिविटी क्यों कम है, क्योंकि जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, कुछ भी काम कर रहे हैं पैसा कम मिल रहा है। क्या लिखा है, एज मोर पीपल आर एंगेज्ड इन फार्मिंग बट बल्क ऑफ आवर जीडीपी डिराइव इज नॉट फ्रॉम रूरल इकोनॉमी, पीपल आर मेनली एंगेज्ड इन फार्मिंग एक्टिविटीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग लेस टू जीडीपी। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन।
विमेन पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग विमेन इन रूरल एरियाज इज, क्यों है? सबसे वही वाली चीज़ पुरानी, वाइड स्प्रेड रूरल पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा है। फीमेल वर्कर्स काम तो कर रही हैं लेकिन उनको पैसा इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा, तो डिपेंडेंसी देखने को मिलती है हमें। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है लेकिन प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है। सिंपल आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख के आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज कुछ छोटी छोटी टर्म्स है बेटा जो आपको इस चैप्टर में तैयार करनी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात हम इंडिया, चाइना, पाकिस्तान में भी कर चुके हैं वैसे ये, बट फिर भी देख लो कि 46% ऑफ आर वर्कफोर्स इन प्राइमरी सेक्टर, यानी वही एग्रीकल्चर में लगभग 50%, टर्शरी में लगभग 32 और इंडस्ट्री में 22, यानी 1 नंबर पे प्राइमरी सेक्टर में लोग हैं, 2 नंबर पे सर्विस सेक्टर पे, 3 नंबर में सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और हायर्ड वर्कर्स ये ऑलरेडी हो चुका है। सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड कितने कितने हैं ये अगर आपको देखना हो तो हम बोल सकते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज हायर इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड है। इन अर्बन एरियाज पीपल लुक फॉर स्किल्ड जॉब्स, अर्बन एरियाज में लोग ज़्यादातर जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं, इसीलिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं वो रूरल में ज़्यादा हैं और अर्बन में कम हैं। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स अकॉर्डिंग टू जेंडर, अगर हम जेंडर की बात करें, मेन अराउंड 51% आर हायर्ड, विमेन में 60% आर हायर्ड। मतलब अगर हम मेन की बात करें तो लगभग 51% मेन हायर्ड हैं, और फीमेल्स में अगर हम बात करें तो विमेन में 60% हायर्ड है, 40% सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसके बाद जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है? जॉबलेस ग्रोथ देखो समझो, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है लेकिन जॉब्स नहीं देखने को मिल रही। सर ग्रोथ कैसे हुई? नई टेक्नोलॉजी से, मॉडर्नाइजेशन से, इंटरनेट से, एआई टूल से, आजकल बहुत पॉपुलर है, तो ग्रोथ तो देखने को मिल रही है लेकिन जॉब नहीं है। ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? द जॉबलेस ग्रोथ। क्या लिखा है? इट इज अ सिचुएशन व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी टेंड्स टू राइज बिकॉज ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विदाउट एनी राइज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जॉबलेस ग्रोथ लीड्स टू अ क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, इससे बड़ा ही ज्यादा क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप होता है। इवन व्हेन देयर इज अ राइज इन जीडीपी, जीडीपी भी बढ़ रहा है, मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन जॉब्स जा रही हैं लोगों की। ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है किसी भी देश के लिए, ठीक है। परफेक्ट हो गया, ये हमारे पास जॉबलेस ग्रोथ आ गया। देन इन इंडिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड। ये बोल रहा है कि इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज लिटरेसी रेट इज लो, एम्प्लाइंग लो एक्विजिशन ऑफ स्किल फॉर वेज जॉब्स। लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी कम है, तो स्किल्ड जॉब्स मिलना इतना आसान नहीं है, तो लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड होना पड़ता है। लोग अपने बिजनेस कर लेते हैं, छोटे मोटे कोई व्यापार कर लेते हैं। ओइंग टू डाइवर्स सोशल एनवायरनमेंट अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स इज ऑल्सो लो। द मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स इज ऑल्सो लो, इसका मतलब है कि लोग मूव नहीं करते। जहाँ जॉब्स हैं वहाँ जाएंगे नहीं, जहाँ जॉब्स नहीं है वहाँ पे दिक्कत है, वहाँ रह रहे हैं वो लोग, तो इतना ज़्यादा कैसे काम चलेगा? तो दैट इज वाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक मेजर सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन बना हुआ है, ठीक है। इंडिया इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जनरेटिंग लेस जॉब्स ओइंग टू लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, इतना बड़ा देश है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। सरकार ने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई हैं, इसके अंदर ना आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज के नाम रट के जाना और लिख के आना, नंबर बड़े शानदार मिलेंगे। जैसे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप स्कीम्स, इनके बारे में 2-2 लाइन चाहे गूगल से उठा लेना, 2-2 लाइन गूगल कर लेना, अपने नोट्स में लिख लेना कि स्किल इंडिया गवर्नमेंट की स्कीम, मेक इन इंडिया गवर्नमेंट की स्कीम, स्टार्टअप गवर्नमेंट की स्कीम्स। गवर्नमेंट इस स्कीम्स को एनकरेज कर रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। दीज आर सम रिसेंटली लॉन्च्ड कैंपेन्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू जनरेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इंप्लीमेंटेड अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। अब ये कुछ पुराने प्रोग्राम्स है, 2 प्रोग्राम्स ये भी याद कर लेना, जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY बहुत पॉपुलर है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना 2 पॉइंट्स। अब ये वाला जो तीसरा पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाय द गवर्नमेंट, की सरकार इनडायरेक्टली लोगों को काम दे रही है। कैसे दे रही है? जैसे गवर्नमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ मटेरियल खरीदना है, तो यार प्राइवेट एंटरप्राइज से खरीद लो, उनका सामान बिकेगा तो वो भी तो और बनाएंगे और लोगों को काम देंगे। तो यहाँ पे क्या आता है? व्हेन द प्राइवेट एंटरप्राइजेस प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द गवर्नमेंट, ठीक है, विच विल ऑल्सो रेज देयर आउटपुट, भैया उनका भी आउटपुट बढ़ता है। एज अ रिजल्ट बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी, और इस चीज को बोलते क्या हैं? इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाय द गवर्नमेंट। उसके साथ साथ बेटा जी गवर्नमेंट कुछ कुछ इंसेंटिव्स भी देता है, जैसे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देगा,
कि लोगों को एम्प्लॉय करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में। गवर्नमेंट भी तो जॉब्स देता है ना, सीधा सीधा सरकारी इतनी सारी जॉब्स आती हैं, वो गवर्नमेंट डायरेक्ट भी देता है। उसके बाद गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेनी इनिशिएटिव्स टू जनरेट एक्सेप्टेबल एम्प्लॉयमेंट एंश्योरिंग एटलीस्ट मिनिमल सेफ्टी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। ये तो पॉइंट मुझे खुद बढ़िया नहीं लगता। ये पॉइंट्स आपके सबसे बेस्ट हैं, ठीक है। तो आप ये 4 पॉइंट याद करना, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट लिखोगे गवर्नमेंट पॉलिसीज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट और आपके शानदार नंबर आ जाएंगे। इसी के साथ भाइयों बहनों हमारा सिलेबस में एक चैप्टर और कंप्लीट होता है और इंडियन इको में बचे हैं 2 चैप्टर्स। तो आप लोगों ने देख लिया होगा मेरा पूरा प्लान, नहीं देखा तो जाके देख लो। कल आपके पास वो 2 चैप्टर और आने वाले हैं और कल तो धमाका मचाएंगे ही मचाएंगे, परसों तो धूम मचाने वाले हैं हम लोग। तो आने वाले 3 दिन हमारी लाइफ के सबसे हार्ड वर्किंग डेज होने चाहिए। इको में बिल्कुल फोड़ देंगे और 80 में से 80 लेके आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।